हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क जून 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस नया बैच स्टार्ट कर दिया है। इसकी फ़ीस वन टाइम पेमेंट पर 4000 है और अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो 5000 इसकी जो है फ़ीस बनेगी। तो 2500 रुपए करके 2 किस्तों में आपकी ये फ़ीस सबमिट होगी किस्तों में। वहीं मैं अपने अपने ही यूट्यूब चैनल पर DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्लास का जो शेड्यूल है, टाइम है, शाम को है 8:30 बजे से और इस समय मैं आप लोगों से RPSC का मेडिकल सोशल वर्क का एक बार पेपर हुआ था, इन क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँ इस समय। ये 8:30 वाली जो क्लासेस है ये यूपी यूएमएस से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का एग्जाम 6 फरवरी 2024 को है। इसी के संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही MPPSC की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जहां पे सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट में रखा गया है। हालांकि ये MPPSC का सिलेबस टोटली जो है बेस्ड है सोशोलॉजी पर, है ना। इसकी क्लासेस चलती है और ये इस समय यूनिट नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं यूजीसी नेट की बात करता हूं तो यूनिट नंबर 10 मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं और यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करते हैं। तो टॉपिक आपका कवर हो चुका है बाल विकास का। आज हम लोग इन्हीं बाल विकास अधिकारों पर थोड़ा सा प्रश्न पत्रों पर भी बातचीत करेंगे। यदि आप समाज कार्य में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करें 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज अपने प्रश्न पत्रों पर और ये बाल विकास से संबंधित है। यूनिट नंबर 10 है यूजीसी नेट सोशल वर्क का। बाल विकास के सीमित अर्थ से आशय क्या है? देखिए, एक सामान्य अर्थ होता है, एक सीमित अर्थ होता है। जो सामान्य अर्थ होता है तो वहां ऑप्शन में मिलेगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिकता, ठीक है, इस तरीके के शब्द मिलते हैं क्योंकि उससे बेसिकली संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास की बात करता है। लेकिन बाल विकास के सीमित अर्थों में सभी अपनी कमी के कारण समाज में जो उपेक्षित वर्ग हैं उनकी बात करता है और ये ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर आप पहले की तरफ झुकाव करिएगा क्योंकि सीमित अर्थ में बाल विकास उन बालकों से संबंधित है जो अपनी कमी के कारण समाज में ना समायोजित नहीं हो पाते। तो जब समायोजित नहीं हो पाएंगे तो उसे बोला जाता है समाज में उपेक्षित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीमार है, दिव्यांग व्यक्ति है, असहाय है, उपेक्षित है, गरीब व्यक्ति है, इत्यादि ये चीजें जो है बेसिकली इसके अंतर्गत मेंशन की जाती है और इनके विकास के लिए कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं को भी चलाना पड़ता है ना। तो इनमें बच्चों की संस्थागत देखभाल होता है, गोद लेना, पोषण संबंधी प्रावधान होता है, पुनर्वास सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती है ना। तो बाल विकास सेवाएं और सुविधाएं तभी उपलब्ध कराई जा सकती हैं जब परिस्थितियां असामान्य होती है कि नहीं। जब बालक असमायोजित की स्थिति में होता है तभी हम इस चीजों को लागू करते हैं और सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बाल विकास का सामान्य अर्थ में। देख सकते हैं आप, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ओरली बताया था कि बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास हो, साथ ही साथ अगर हम बात करें संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि चीजों से जब रिलेट होता है तो वो सामान्य अर्थों को रिप्रेजेंट करता है ना। और विकास का संबंध बेसिकली गुणात्मक भी है। गुणात्मकता का मतलब है कार्य कुशलता को, है ना, ज्ञान को, तर्क को, नवीन विचारधारा को, तो वो गुणात्मकता के रूप में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी परिमाणात्मक होता है। परिमाणात्मक मतलब होता है कि मात्रात्मक तरीके से, जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि या अन्य इसी चीजों को रिलेट कराता है। तो ये दोनों से रिलेट होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजें होती हैं सामान्य अर्थ में ही। परंतु इस प्रश्न का जवाब क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बालकों का मानसिक विकास भी है और शारीरिक विकास है, इसलिए आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट होंगे।
एक परिभाषा दी गई है यहाँ पे कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। बात करेक्ट है। और यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि एक रिक विद्वान है, रिक विद्वान ने इस बात को साफ शब्दों में कहा है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बाल विकास के दर्शन, देखिए बेसिकली दर्शन जो है बाल विकास के दर्शन और बाल विकास का सिद्धांत ही कहा जाता है। चाहे आप उसे दर्शन कह लीजिए, चाहे वो बाल विकास का सिद्धांत कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की मैं तैयारी करवाता, सीटेट वगैरह की तैयारी करवाता, तो हमें अलग तरीके से प्रश्न लेकर आता। लेकिन यहाँ प्रश्न है यूजीसी नेट, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एनटीए यूजीसी नेट कहता है कि कुछ आपको बड़े लेवल पर सोचना पड़ेगा। तो समाज विकास का जो दर्शन शामिल किया है उसमें पूछा कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है। इस संदर्भ में देखा जाए तो निरंतरता का सिद्धांत है। देखो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कवर करवा चुका हूं, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे चुका हूं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है तो इसलिए व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत पाया जाता है। और समावेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, विकास क्रम की एक रूपता है, यह भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न अगर हम बात करते हैं शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी वाला, तो ये शामिल नहीं। समावेशन की प्रक्रिया बेसिकली इंक्लूसिव जब एजुकेशन वगैरह देते हैं या आप ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क की बात करते हो तो उसमें इंक्लूजन या पार्टिसिपेशन की बात होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन काल में किस विद्वान ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और रिपब्लिक में बाल्यावस्था के व्यापक पक्षों पर चर्चा किया था? प्लेटो एक विद्वान है, बहुत ही फेमस विद्वान, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 386 ईसा पूर्व के दौरान में ये किताब आई थी, बड़ी पुरानी किताब है ये, और उस किताब में बेसिकली प्राचीन काल की किताब जहां बाल्यावस्था को लेकर व्यापक पक्षों पर बात किया गया था। व्यापक पक्ष क्या हो सकता है? शारीरिक, मानसिक, है ना, भाषाई, नैतिकता, धार्मिक, ये सभी चीज क्या है? एक प्रकार के पक्ष है। वहीं अगर बात करते हैं 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी का नाम आता है। ठीक है। इसकी स्थापना किस विद्वान ने किया था? तो जॉन कॉमोनियस ने किया था, और ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो माना जाएगा वो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। सभी लोग जो है स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं कि किस विद्वान ने सन 1774 में बाल विकास के विवरण अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी का नाम आता है। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए ही माना जाएगा। बात करते हैं बाल विकास के संदर्भ में जर्मनी के किस विद्वान ने व्यक्तिगत अध्ययन किया था? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टाइडमैन का भी नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, सिल्ली का नाम, डार्विन का नाम। ये प्रक्रिया भी बेसिकली सभी लोगों में मिलता है ना। ये प्रतिक्रियाएं जो हैं इन तीनों विद्वानों के बेसिकली देखने को मिला है। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट या उसकी किताबों को लेकर जब हम जिक्र करते हैं तो हमें भूमिका देखने को किस विद्वान को मिलती है? तो याद रखिएगा वहां पे टेन का भी और डार्विनवाद का भी। लेकिन जब बात किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन को लेकर, किसको? व्यक्तिगत अध्ययन को लेकर, तो टाइडमैन को ही आप चुनाव करिएगा, क्योंकि टाइडमैन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो किस विद्वान ने, जर्मनी की जो विद्वान है जिन्होंने बाल विकास के संदर्भ में व्यक्तिगत अध्ययन किया था, उनका नाम है टाइडमैन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1889 ईस्वी में किस विद्वान ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की पुस्तक का प्रकाशन किया था? क्वेश्चन नंबर 9 है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टेन का भी नाम आता है, डार्विन का भी नाम आता है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग प्राथमिकता दीजिएगा डार्विन का, और टेन भी आता है नाम। ठीक है। टेन का भी नाम आता है, तो यहां मैं आप लोगों से ऑप्शन नंबर ए की तरफ झुकाव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक रचना किस विद्वान की संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब होगा, डार्विन से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका में किस सदी में बाल अध्ययन को लेकर आंदोलन चलाया गया था? 19वीं शताब्दी में चलाया गया था और स्टैनली हॉल ने चलाया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी इन स्थापना किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे शली का नाम लिखेंगे आप लोग, शली ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1892 में जो है एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की बात ब्रिटिश में किया था शली ने। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 1892। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जननांकीय पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है रेखा चित्र, पार्श्व चित्र का मतलब क्या होता है? रेखा चित्र। तो जननांकीय पार्श्व चित्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आप क्या अध्ययन करेंगे? जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो आएगा वो पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में गलियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए व्यापक धन खर्च करने की बात किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। और गलियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वेलफेयर को लेकर जो फाइनेंस है, जो धन है, उसको खर्च के संबंध में बात किया है व्यापक लेवल पर। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या का डैश 10 से 19 वर्ष की आयु का वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए की तरफ झुकाव करिएगा। 51%। कितना परसेंट? 51%। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 15 जो दर्शाया गया है वो 51% दर्शाया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखिए कि भारत की जनसंख्या 51 यानी 210 मिलियन की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके अंतर्गत बेसिकली 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग शामिल थे। इसमें आधे से अधिक की सामाजिक स्थिति है उसको सुदृढ़ नहीं परिप्रेक्ष्य में थी, जहाँ पे भारत में प्रत्येक 4 बच्चों में से एक को मजदूरी करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखिए कि भारत में प्रत्येक 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो मजदूरी करता है। देश में कम से कम 2 करोड़ बच्चे जो होता है बाल मजदूर से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप झुकाव करिएगा। 51%। 16 नंबर का क्वेश्चन, बेंगलोर को बेस्को, देखो बोस्को के बारे में मैंने कल आप लोगों के डीप में परसों आने वाली क्लास जो हुई थी पिछले विगत वर्ष टाइम में, उस पर मैंने आप लोगों से बातचीत किया है बोस्को के। तो बोस्को समिति किस तरह के बच्चों को सेवा प्रोवाइड कराती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है। मैं आपको बता दूं, ये समिति जो है गली के बच्चों की सेवा में लगी हुई है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहला ऑप्शन को आप चुनाव करिए, क्योंकि यह समिति जो है बच्चों के संपर्क करके उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे मैं वात्सल्य प्रोजेक्ट की बात करूं, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की बात करूं, निर्मला निकेतन की बात करूं, प्रेम सेवा सदन की बात करूं, मिशनरी ऑफ चैरिटी की बात करूं, बटरफ्लाई प्रोजेक्ट की बात करूं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे जो है गैर सरकारी संगठन भी है जो बच्चों और बाल श्रमिकों के सेवाओं में लगे हुए हैं। बेसिकली ये इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 पर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में बच्चों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 2011 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 15% है कि 13.12% यानी 1-2%, और 18% या 21%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा भारत में बच्चों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 13.12% है। ऑप्शन नंबर बी का आप लोग चुनाव करिएगा। 13 वाले का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में बच्चों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 13.12% है, जिनमें से 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संख्या दर्शाई गई कि 150.8 मिलियन दर्शाई गई। और कहा भी गया था कि सरकार बच्चों के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रही है, जिसमें आप भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को लेकर प्राथमिकता भी शामिल की गई है। इसका सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये भी देखिए यूजीसी नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बालकों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो 86 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला जा रहा है, यहाँ पे 66वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 का था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया था। वर्ष 2014 में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना एक थी, वो भी शुरू की गई थी। आगे हम बात करते हैं कि वर्ष डैश में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? तो वो 2004 में किया गया था। आप याद रखिएगा 2004 इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बाल विकास का मतलब यानी आशय आपको बताना है। किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षा और भावी संकट की सुरक्षा, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ये बाल सुरक्षा का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है? आप सबको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 45 ही बताता है आपको 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भारत में लगभग कितने परसेंट जो है बालक 16 वर्ष से कम आयु के हैं? तो 40% है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जब बाल सुरक्षा के और कल्याण की बात हम करते हैं तो भारत में लगभग
लगभग 40% जनसंख्या 16 वर्ष के नीचे के बालकों की है। यहाँ आर्थिक दशा और पारिवारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन के कारण बालक के विकास में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और इन्हीं समस्याओं और समस्याग्रस्त बालकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्थागत और असंस्थागत प्रकार से संस्थाएं जो हैं कार्य कर रही हैं। तो जैसे शिशु पालना गृह है, जिसको आप क्रेच कहते हैं, बाल चिकित्सालय है, बाल अपराधी सुधार गृह है, मानसिक मंद बालकों के लिए विशेष विद्यालय हैं, बहुत सारे चीजें जो हैं बेसिकली मेंशन की गई हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कहता है कि बाल अपराध न्याय के किस अधिनियम के अंतर्गत किशोर को संप्रेषण गृह में रखने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब ये आपको बताना है। इसका सही जवाब 23 का जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो पहला वाला करेक्ट होगा। किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही संप्रेषण गृह के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बाल विकास से संबंधित कुछ विधान है और उसके अंतर्गत बच्चों के सुधार, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था की गई है ना। आप याद रखिएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपेक्षित और उपचारी बच्चे में विभेद किया गया और उसमें विधान के अनुसार बताया गया कि उपेक्षित बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं। भिक्षा मांगने वाले बच्चों को रखा गया इसमें, जिसका कोई निश्चित घर या निवास स्थान या जीवन निर्वाह साधन नहीं है, जो निराश्रित पाया गया हो, चाहे वो अनाथ हो अथवा ना हो, और जो निराश्रित पाया गया है चाहे वो अनाथ हो या ना हो, तो जिनके माता पिता या संरक्षक अयोग्य हों, अथवा जो वैश्यागृह या वैश्या के साथ रहता हो, उनके संबंध में बेसिकली ये चीजें शामिल की गई और यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 1986 में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उपेक्षित बच्चों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो भिक्षा मांगने वाले भी आते हैं, जिनका कोई निश्चित निर्वाह का साधन ना हो, जो निराश्रित हो। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, जिसके माता पिता या संरक्षक अयोग्य हो अथवा जो वैश्यागृह या वैश्या के साथ रहता हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो अनाथ, चाहे वो अनाथ हो या ना हो, उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल वो निराश्रित हो, तो ये परिप्रेक्ष्य भी बेसिकली 1986 को रिलेट कराता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बाल विकास को कब स्वीकृति दी है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, इसका टॉपिक भी मैं आप लोगों से कवर कर चुका हूं। ठीक है ना, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 2013 होगा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति को कब स्वीकृति मिली है, तो 2013 में मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 26 किस संविधान के अंतर्गत दत्तक संतान को गोद लेने से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है। 1956 के अंतर्गत। मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में आज की जो हमारी क्लास है शाम को 7 बजे से दत्तक ग्रहण से संबंधित होगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग कुछ थोड़े से नियमों वगैरह के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एक्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 रिलेट कराएगा। शाम को 7 बजे क्लास चलेगी, उस क्लास को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा और नोट्स भी बनाते चलेंगे, तो जब एग्जाम आपके करीब आएगा तो आप आसानी से एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दत्तक संतान को गोद लेने के संबंध में या परिप्रेक्ष्य में जो जिक्र करता है वो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सत्य जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बाल नीति में कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों की मान्यता मिली है, तो वो 18 वर्ष से कम उम्र के, और मैंने इसको भी आप लोगों से नोट भी करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बाल कल्याण से संबंधित यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी, और यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सत्य माना जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये भी चीजें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बाल अधिकारों पर अभिसमयन को भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल नीति का मुख्य प्रावधान का वर्णन किया गया है। देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य के वातावरण को लेकर, उत्तर जीविका को लेकर, जीने का अधिकार को लेकर, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने इस पर भी आप लोगों से बातचीत किया है और नोट भी करवाया है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, अनुच्छेद 23। मैंने अनुच्छेद 23 के बारे में भी आप लोगों से जिक्र किया है। आर्टिकल 23 आपको क्या बताता है, आर्टिकल 23 आपको क्या कहता है, जरा आप सभी लोग एक बार इस पर कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैंने जबरन बंधुआ मजदूरी के रखने के विरुद्ध में सुरक्षा का जो अधिकार है उसको बताया है। साथ ही साथ 24 पर भी आप लोगों से जिक्र किया है,
आर्टिकल 24 जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार देता है, वो अनुच्छेद 24 आपको बताता है। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में भी रखना होगा साथ ही साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 31, बाल नीति 2012 का लक्ष्य क्या हो सकता है? देखिए, उद्देश्यपूर्ण अभिसमरण की बात करता है, अभिसरण की बात करता है, क्रियाशील अनुबंधन की बात करता है, भरोसेमंद ज्ञान का आधार की बात करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूंगा तो 31 का डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं और यहां सही जवाब होगा 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? तो 1948 में हुआ है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। इसमें न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी, साथ ही 14 साल से कम उम्र के संदर्भ में 4.5 घंटे को सामान्य कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा। इसका सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम अधिनियम 1986 इसके अंतर्गत कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों में बच्चों को जो है नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिशें की गई हैं? देखिए, इसके कितने प्रकार के खतरनाक उद्योग हैं ये बताया गया। तो यहाँ बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो 25, देखिए इसमें 25 खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई। अवहेलना होने पर 3 से 12 माह की कैद या 10 से 20 हजार रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान होगा और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बाल अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई थी? मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन है। अधिनियम 1959 के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई थी, जिनमें से उन्होंने 10 सिद्धांतों पर अपनी सहमति बताई थी, जिसमें भाईचारा, मित्रता, शांति इत्यादि को शामिल किया गया। जन्म लेने के साथ ही बालक को राष्ट्रीयता का अधिकार होगा। उसे स्वस्थ पोषण और मकान सुविधा, शारीरिक दिव्यांगता आदि की शिक्षा भी दी जाएगी। छोटी उम्र में उसे माता पिता से अलग नहीं किया जाएगा। सामाजिक और नैतिक दायित्व के अनुसार माता पिता का बच्चों के शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व होगा। और बाल अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन ने बच्चों के अधिकार पर 10 सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों पर भी मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 35, संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों के अधिकार पर 10 सिद्धांत में कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं? रंग, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और गरिमा के अवसर को अधिकार होंगे। प्रत्येक बालक का जन्म और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा। उपर्युक्त सभी, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी सत्य मान लिया जाएगा। इसी तरीके से 10 सिद्धांतों पर मैंने आप लोगों से बातचीत भी कर चुका हूं। अब कॉमन से 10 सिद्धांत है, आप चाहो तो उसको भी रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों के अधिकारों के लिए किस वर्ष जिनेवा में पहला अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के अधिकारों के लिए 1924 में जिनेवा में पहला अधिवेशन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने असेंबली ने वर्ष 1948 में अधिकारों की घोषणा की थी और समय बच्चों के अधिकारों की मान्यता देते हुए मानव अधिकारों को भी शामिल कर दिया था। यहां पर सही जवाब जो माना जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, वो कन्या भ्रूण हत्या पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कन्या भ्रूण हत्या का मतलब बताइए, आशय बताइए, इसका क्या मीनिंग हो सकता है 37 का? बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो जन्म से पूर्व कोख में ही कन्या को मार देना, यह भी एक कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। लिंग परीक्षण के बाद या बालिका शिशु को हटाना, यह भी एक प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग चुनाव करिएगा। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, यूजीसी नेट का। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस शाम को 7 to 8 PM चलाई जाती है, पर डे चलाई जाती है। यूनिट नंबर 10 इस समय चल रहा है। इस बार मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 10 से लेकर चल रहा हूं क्योंकि कुछ आर्टिकल्स रिलेट कराता है, कुछ मेन पॉइंटें होती हैं, बच्चे यहाँ पे पकड़ नहीं पाते हैं, उस वजह से मैं यूनिट नंबर 10 आप लोगों को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। बाकी DSSB की भी क्लासेस में चलाता हूँ और MPPSC की भी क्लासेस अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। बट याद रहे कि मेरा YouTube चैनल समाज कार्य से संबंधित ही है।
क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? देखिए 2011 के अकॉर्डिंग बात किया गया है, ये 943 यानी 943 है। आपको मैं बता दूं 2021 में सर्वे हुआ और उस सर्वे के माध्यम से 2019 का एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने आप लोगों से बातचीत किया है कल वाली क्लास में भी, है ना। तो वहां अब ये बताया गया है कि पुरुषों की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई है। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियां जो हो गई होंगी वो हो गई हैं 1020 हो गई हैं। बट इन सभी चीजों पर जो मैंने कल की क्लास में आप लोगों से जिक्र किया उस पॉइंट को जरूर आप नोट करिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगामी परीक्षाओं में ये सारी चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 39, कन्या भ्रूण हत्या के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? भ्रूण हत्या के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, यानी कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सही जवाब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, वंश चलाने के लिए बेटे को चाहत हो गई, दहेज प्रथा हो गई, बेटियों को पराया धन मानने की प्रथा हो गई, ये सब क्या है? ये सब कन्या भ्रूण हत्या है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, बेटियों को पराया धन मानने की प्रथा है जो इस तरीके के परिपेक्ष में रहते हैं। प्रस्वार्थ निदान तकनीकी अधिनियम किस वर्ष के तहत बिना शारीरिक समस्या के लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है? ये लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 40 है, सही जवाब होगा 1994, 1994 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो करेक्ट माना जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पर माना जाएगा। 1994 की मैं आप लोगों से बातचीत यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की क्लास लेना चाहते हैं जून के लिए, या आप डीएसएसबी की क्लास लेना चाहते हैं, या आप एमपीपीएससी की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को आज फिर क्लासेस हैं, एक क्लासेस आपकी आफ्टरनून में भी चलाई जाएगी 1 PM पर, यूनिट नंबर 6 रहेगी एमपीपीएससी की, सोशोलॉजी को रिलेट कराता है ये एमपीपीएससी। वहीं उसके बाद हम लोग 7 to 8 पर बात करेंगे यहाँ जो है कन्या भ्रूण हत्या पर, और फिर उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे 8:30 पर आरपीएससी के मेडिकल सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, यहां पर हम लोग इस पर भी जिक्र करेंगे। तो आज की क्लासेस, ये शेड्यूल है क्लास का टाइमिंग का, और मिलते हैं आप लोगों को दोपहर 1 बजे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।